नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। वो सवाल जो आपने मुझसे मेरे वीडियोस पर कमेंट करके पूछे हैं। तो शुरू करते हैं ये कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके सवाल। पहला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है वैशाली जी ने। वैशाली जी का सवाल ये है कि कुछ ऐसा बताएं कि जो 41 एज में कर सकते हैं और जिससे पेंशन जैसा लाभ मिले। तो देखिए, यदि कोई सीनियर सिटीजन नहीं है और रेगुलर इनकम चाहिए तो उसके लिए या तो इंश्योरेंस कंपनीज के एन्युइटी प्लान्स लिए जा सकते हैं, जहां पर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसा आप चाहें वैसा पेमेंट पा सकते हैं। लेकिन इन एन्युइटी प्लान्स का जो रिटर्न होता है वो काफ़ी कम होता है। तो उसके मुकाबले मेरे हिसाब से इस एज में पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। और पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम जो होती है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर में रिव्यू होता है और समय समय पर रीसेट भी होता रहता है, हो सकता है। और इस वक्त पर यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो है 7.40% पर एनम। और क्योंकि यहाँ पर मंथली पे आउट मिलेगा तो 7.40 पर एनम डिवाइडेड बाय 12 के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और अब एक बात और भी यहाँ पर अच्छी है कि 1 अप्रैल 2023 से जो अमाउंट है, डिपॉजिट अमाउंट है पोस्ट ऑफिस MIS में, उसको बढ़ा दिया गया है। और अब यदि एक अकाउंट सिंगल नेम में है तो उसमें 9 लाख रुपए तक डिपॉजिट किए जा सकते हैं और जॉइंट अकाउंट जो है उसमें 15 लाख रुपीस तक डिपॉजिट किए जा सकते हैं। और जॉइंट अकाउंट यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ही हो। यह हस्बैंड वाइफ, मदर सन, मदर डॉटर, ब्रदर सिस्टर, इस तरह से भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। तो मेरी राय है कि आप पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये 5 साल की स्कीम है। तो 5 साल तक आपको इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, जिस पर आप अभी पैसे डिपॉजिट करेंगी, उसी रेट पर आपको पेमेंट यानी पे आउट मिलता रहेगा। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है राहुल त्रिपाठी ने। राहुल जी ने बताया है कि उनके 2 बच्चे हैं और उनको अप्रैल 2027 से लेकर और 2039 अप्रैल 2039 तक रेगुलरली पैसे चाहिए। मतलब कि वो चाहते हैं कि कहीं पर एक अमाउंट लमसम इन्वेस्ट कर दें और उसके बाद में उन्हें रेगुलरली जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है किस तरह से उन्हें साल दर साल पैसे चाहिए, जैसे कि अप्रैल 27 में 1,75,000, अप्रैल 28 में 2 लाख, फिर अप्रैल 29 में 2.40 लाख, और इस तरह से मेंशन किया हुआ है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस हिसाब से उन्हें रेगुलर पे आउट चाहिए। अब इतने पैसे यदि आपको चाहिए तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी बड़ा करना पड़ेगा। मैं इसकी कैलकुलेशन तो कर सकता हूं, लेकिन आखिर में आपने लिख दिया यहां पर कि आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यदि आप 5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं फिलहाल, तो फिर वो सब जो कैलकुलेशन निकल कर आएगी, उतना पैसा यदि अभी अवेलेबल नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस कैलकुलेशन को यहाँ पर मेंशन करना भी मेरे हिसाब से जरूरी नहीं होगा या उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। तो मैं पहले बताता हूं कि 5 लाख रुपए यदि आपको अभी इन्वेस्ट करने हैं तो कहां करने चाहिए। और क्योंकि हम हैं 2023 में और आपको 2027 में पहली बार पैसे विड्रॉ करने हैं, तो जो समय है लगभग 4 साल का है। और आपने लिखा है कि अप्रैल 27 में, तो हम ऑलरेडी मई के मिड में आ गए हैं, तो लगभग आप मान लीजिए कि 4 साल ही हैं यहाँ पर, उससे भी थोड़ा कम। तो आपको मेरी सलाह या मेरी राय ये होगी कि आप इन 5 लाख रुपए को किसी बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट करें। बैलेंस एडवांटेज फंड एक हाइब्रिड कैटेगरी है म्यूचुअल फंड की, जहां पर इक्विटी और डेट दोनों ही तरह के असेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट हो सकता है।
और डेट और इक्विटी में एलोकेशन कितना होगा ये फंड मैनेजर के ऊपर निर्भर करता है। वो तय करते हैं कि समय समय पर उन्हें किस तरह से इसकी रीबैलेंसिंग करनी है। तो यदि मैं स्कीम पर अपनी राय दूं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इस कैटेगरी की मेरी चॉइस की स्कीम्स हैं। अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जसप्रीत सिंह जी ने, और जसप्रीत जी ने बताया कि उनकी एज 43 इयर्स है और सबसे अच्छी बात है उन्होंने लिखा है कि आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। तो जसप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि आप मुझे जी बिजनेस के मनी ग्रुप प्रोग्राम में योर मनी सीएनबीसी का जो प्रोग्राम है उसमें आप देखते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं 2009 से इन चैनल से जुड़ा हुआ हूं और अपनी राय देता रहता हूं, अपनी जानकारी जो है वो शेयर करता हूं ताकि फाइनेंशियल लिटरेसी इम्प्रूव हो और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा मिले, वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो मेरी कोशिश यही है। तो थैंक यू वेरी मच यदि आप मुझे देखते हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ फ़ायदा जरूर मिला होगा। अब आपका सवाल यह है कि आपने जो अभी तक इन्वेस्टमेंट किया हुआ है म्यूचुअल फंड में एसआईपी और लमसम, उसके जरिए 10.2 लाख रुपीस का आपका ऑलरेडी पोर्टफोलियो बन गया है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आपने पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट किया और एक लमसम अमाउंट इकट्ठा हो गया है। साथ ही आपने ये भी बताया है कि आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स भी हैं और जिसकी वैल्यू 5 लाख की है। तो यदि हम ये 10.20 लाख जो है वो म्यूचुअल फंड का और 5 लाख स्टॉक्स का जो पोर्टफोलियो है उसे कंबाइंड समझें तो ये आपका हो जाता है 15.20 लैक्स। उसके अलावा जो आप एसआईपी कर रहे हैं, आपने बताया कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 3000 की एसआईपी, तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड इस कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। और एसबीआई फोकस्ड फंड उसमें 3000 रुपीज़ पर मंथ आप कर रहे हैं। फोकस फंड काफ़ी हद तक फ्लेक्सी कैप फंड की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ स्टॉक्स है उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं और सेबी के नियमों के तहत एक फोकस्ड फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होता है एक फोकस फंड का, लेकिन आप इस फंड में बने रहिए। मेरे असेट इमर्जिंग इक्विटीज फंड ये बेसिकली एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। यहाँ पर आप 3000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप कंटिन्यू कीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ये अपने आप में एक अच्छा फंड है इस कैटेगरी का, तो यहाँ पर 3000 की एसआईपी चल रही है, आप बिल्कुल इसमें भी बने रहिए। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ये बेसिकली एक मिड कैप फंड है। आप देखिए नाम पर मत जाइए, जहाँ एक और मेरे असेट इमर्जिंग इक्विटीज फंड जो है वो लार्ज एंड मिड कैप है, वहीं कोटक इमर्जिंग इक्विटीज फंड एक मिड कैप फंड है, लेकिन फंड्स दोनों ही अच्छे हैं, आप बिल्कुल दोनों फंड्स में बने रहिए। तो ये सब मिलाकर आपकी 18,000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। तो आपका जो 10.2 लाख रुपीज हैं अभी तक इकट्ठा हो चुके हैं वो, और 18,000 पर मंथ की एसआईपी, इसको यदि 12% के सीएजीआर पर कैलकुलेट करें तो आपने जानना चाहा है कि 10 ईयर्स के बाद कितना बन जाएगा और 15 ईयर्स के बाद कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 10 ईयर्स में लगभग 87 या 88 लाख करीब आप इकट्ठा कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 12% का सीएजीआर निकल कर आता है तो 87.50 लाख लगभग इकट्ठा हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि 87-88 लाख के आसपास। और यदि 15 ईयर्स की बात करें तो लगभग 1,69 लाख रुपीस इकट्ठा हो सकते हैं। आपका अगला सवाल यह है कि यदि आपको 3 करोड़ रुपए इकट्ठा करने हो तो क्या करना चाहिए। तो यदि 15 ईयर्स में 3 करोड़ रुपीस का टारगेट हो तो पहली बात, आपकी जो एसआईपी चल रही है अभी उसे आप बढ़ाइए और आपकी एसआईपी होनी चाहिए 26,000 रुपीज पर मंथ राइट फ्रॉम नाउ, और साथ ही आपको उसे स्टेप अप भी करना पड़ेगा 10% से। तो यानी कि यदि आप 26,000 पर मंथ की एसआईपी शुरू करें अभी से और साल दर साल एसआईपी का जो अमाउंट है वो 10% से बढ़ता रहे तो 15 ईयर्स में आप 3 करोड़ रुपीस इकट्ठा कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है अनिमा प्रोधन ने। और अनिमा जी का सवाल यह है कि इनके पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 2,700 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी चल रही है, और साथ ही
कैनरा रुबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में अगेन 2700 पर मंथ, और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2100 पर मंथ, साथ ही एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड में 1100 पर मंथ। यहाँ पर मंथ वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ये अमाउंट जो है ये SIP का अमाउंट है और ये पर मंथ इन्वेस्ट हो रहा है। यदि मेरा इंटरप्रिटेशन गलत है तो फिर आप सवाल को दोबारा से भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर SIP और पर मंथ वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं, बट जो अमाउंट लिखे हैं उसके आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि ये SIP के अमाउंट्स हैं और सभी डायरेक्ट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। और सवाल यह है कि 10 से 15 साल का यदि इन्वेस्टमेंट होराइज़न है और रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है तो ये फंड्स कैसे हैं। तो देखिए 10 से 15 साल की यदि आप बात करते हैं तो ये सभी फंड्स अच्छे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक अच्छा फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। इस फंड की विशेषता यह है कि इसका थोड़ा एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी है, तो आपको किसी भी वक्त पर इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ इंटरनेशनल स्टॉक्स का भी एक्सपोजर मिल जाता है। और फंड की परफॉर्मेंस हिस्ट्री जो है वो भी अच्छी रही है, तो आप बिल्कुल इसमें बने रहिए। कैनरा रुबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ये एक लार्ज कैप फंड है और अच्छी परफॉर्मेंस रही है फंड की, तो आप बिल्कुल इसमें बने रहिए। इसका पोर्टफोलियो भी अच्छा है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल अच्छा फंड है और साथ ही एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड भी अच्छा फंड है। तो सारी स्कीम्स जो हैं अच्छी हैं, आप इनमें बने रहिए। लेकिन आपका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो लिमिटेड है, सिर्फ आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए। तो अगर हो सके और यदि आप कोई एक फंड ऐड करना चाहें तो मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप एक इंटरनेशनल फंड ऐड कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड्स, ये स्कीम्स कंसिडर की जा सकती हैं। तो समय के साथ इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मिस्टर किंग ने। मिस्टर किंग का सवाल ये है, इनका नाम यहाँ पर जो मैं देख पा रहा हूँ वो मिस्टर किंग लिखा है, तो शायद जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है वो कुछ और रहेगा, लेकिन मैं आपको मिस्टर किंग के नाम से ही संबोधित करूँगा। तो मिस्टर किंग का सवाल या फिर जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है वो लिखा है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में दिसंबर 2018 से 2000 रुपये की SIP चल रही है, लेकिन आपने यहाँ पर ये नहीं बताया कि कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसको अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ। और साथ ही कैनरा रुबेको स्मॉल कैप फंड में मई 2023 यानी कि अभी अभी आपने 3000 रुपये की SIP शुरू की है और आपका लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए का। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि 1 करोड़ रुपए कब इकट्ठा हो पाएंगे। तो यदि मैं यहाँ पर 12% का CAGR एज्यूम करूँ तो आपको लगेंगे करीब 25 साल। इस हिसाब से जितना पैसा आपने भी इकट्ठा किया है और अब आपकी हर महीना 2+3 यानी कि 5000 पर मंथ की SIP चल रही है, उस हिसाब से यदि अमाउंट को आप बढ़ाते घटाते नहीं हैं तो लगभग 25 साल लग जाएंगे 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए। और यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं, यानी कि हर साल आपकी जो SIP की राशि है, जो अमाउंट है वो 10% से हर साल बढ़ती रहे, तो ऐसे में यदि अगेन 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ यहाँ पर आपको मिलता है तो 20 साल में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करना मुमकिन हो पाएगा। तो मेरी राय यह है कि आपको समय के साथ 10% ही नहीं बल्कि उससे भी ज़्यादा अमाउंट को बढ़ाना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द ये जो राशि है 1 करोड़ की इकट्ठा कर पाएँ, क्योंकि समय के साथ पैसे की वैल्यू भी कम होती जाती है। और यदि 20-25 साल के बाद की भी आप बात कर रहे हो तो फिर 1 करोड़ नहीं बल्कि उससे ज़्यादा रुपए आपके पास इकट्ठा हो तो आपका लक्ष्य आसानी से पूरा हो पाएगा, जिस गोल के लिए आप पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ये मेरी राय है। और साथ ही एक सलाह आपके लिए और है कि स्मॉल कैप के साथ साथ आपको मिड कैप, लार्ज कैप,
इस तरह के फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए ताकि आप एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ सकें। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और आपका इससे जुड़ा हुआ कोई और सवाल होगा तो आप अगली बार फिर पोस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी आज मैंने आपके साथ शेयर की, जिन सवालों के उत्तर दिए, वो आपके काम आएंगे और ये सभी जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं और साथ ही आपकी कोई सलाह, कोई सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक पोस्ट करें। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।